नमस्कार, अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मूर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सीएम पर आरोप भी लगाए हैं। सीएम पर यह आरोप है कि बंदर बांट किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि विकास के लिए धन दिया जाता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस वक्त हम बता रहे हैं कि हिमाचल विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम पर उन्होंने बंदर बांट के आरोप लगाए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने इसको लेकर ऐतराज व्यक्त किया है, कहा कि विकास के लिए दिया जाता है धन। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम पर आरोप बंदर बांट का लगाया गया है। और आपको साथ ही ये भी हम बता रहे हैं कि हिमाचल विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि सीएम बंदर बांट कर रहे हैं और इसी पर सीएम जयराम ठाकुर ने ऐतराज जताया, साथ ही कहा कि विकास के लिए धन दिया जाता है। हिमाचल विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ है और इस बजट के पास होते ही आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। जगत सिंह नेगी ने जहां मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया बंदर बांट का, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया और कहा कि विकास के लिए धन दिया जाता है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ है और इसके साथ ही कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सीएम पर आरोप लगाए हैं। सीएम पर बंदर बांट के आरोप लगाए। सीएम ने इस पर ऐतराज भी जताया और कहा कि विकास जो करवाना होगा प्रदेश में, उसके लिए धन की जरूरत रहती है और इसी वजह से धन दिया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की आहट होते ही कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी की टीम में नई नियुक्तियां करते हुए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर को जंबो टीम देने की कोशिश की है। कांग्रेस हाईकमान के फैसले से प्रदेश कांग्रेस पार्टी को 15 उपाध्यक्ष, 18 महासचिव और 68 सचिव मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की नई टीम में पूर्व और वर्तमान विधायकों के अलावा नए और वरिष्ठ लोगों को भी जगह दी गई है। तो ये नई टीम दी गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इनकी आहट के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये नई टीम की नियुक्तियों को लेकर कह सकते हैं कुलदीप राठौर को जंबो टीम देने की कोशिश की गई है। उधर कांग्रेस की नवनियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कमरा अलॉट कर दिया गया है। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के बगल वाला कमरा दिया गया है। यह कमरा इससे पहले राहुल गांधी का हुआ करता था, लेकिन प्रियंका गांधी को यूपी ईस्ट की कमान देने के बाद यह कमरा उन्हें अलॉट किया गया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर यूपी ईस्ट की कमान दी गई है। सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी कल भारत पहुंची और उसके बाद आज एआईसीसी मुख्यालय में उनके नाम का कमरा यहां बना दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा का महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो जगह दी गई है प्रियंका गांधी को, जो कमरा दिया गया है प्रियंका गांधी को, वो राहुल गांधी के कमरे के बगल में है। राहुल गांधी का कमरा ठीक इसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इससे पहले राहुल गांधी का जो कमरा है वो सोनिया गांधी का हुआ करता था बतौर अध्यक्ष के तौर पर, और अब प्रियंका गांधी क्योंकि अब महासचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो ये कमरा अब प्रियंका गांधी को दिया गया है। पहले ये कमरा राहुल गांधी का हुआ करता था। विदेश से देश वापसी हो चुकी है उनकी, एक दौर की बैठक भी यूपी के नेताओं के साथ उनकी हो चुकी है और आज 6:30 बजे राहुल गांधी के साथ औपचारिक बैठक होगी, जिसमें बतौर पूर्वी महासचिव जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वो रहेंगी और उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव है वो होंगे। तमाम बात होगी और चर्चा इस विषय पर कि आखिर आने वाले समय में यूपी में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। अब खबर मंडी जिले की, जहां पर स्वाइन फ्लू का जानलेवा सितम जारी है। अब तक 3 लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। जोनल अस्पताल में बनी पीसीआर लैब शोपीस बनकर रह गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
मंडी जिले में इस साल स्वाइन फ्लू के कारण 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 अन्य लोग शिमला में अपना इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे का हाल ये है कि स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट 3 दिन बाद मिल पा रही है, क्योंकि जोनल अस्पताल की लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही नहीं है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 4 से 5 विशेषज्ञ हैं, पर वहां लैब नहीं है। ऐसे में सैंपल लेकर जांच के लिए शिमला भेजे जाते हैं। वहां से रिपोर्ट आने में ही 3 दिन लग जाते हैं। टेस्ट आज की डेट में तो अभी शिमला मेडिकल कॉलेज शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में हो रहे हैं। वैसे हमारे पास पीसीआर लैब है जो पिछले साल तक मेडिकल कॉलेज यहाँ था, इसलिए यहाँ चली हुई थी। जैसे ही मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हुआ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसमें हमारे पास है नहीं, तो वो पर शिफ्ट हो गए। परसों सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर की थी, तो हमने उनको बताया था। फिर उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन के साथ यहाँ डिप्यूट कर दिया जाएगा। मंडी सीएमओ भरोसा दिला रहे हैं कि नेरचौक से डेपुटेशन पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भेजा जा रहा है। विशेषज्ञ के आते ही लैब शुरू हो जाएगी। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। चलिए इस रिपोर्ट पर ही ताजा जानकारी हम लेंगे। मंडी से हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, 3 लोगों की जान जा चुकी है, रिपोर्ट के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, और यहां पर डेपुटेशन की सिर्फ बातें हो रही हैं या कुछ हो भी रहा है? देखिए, अधिकारी महोदय के अगर बयान पे गौर फरमाए तो उनके अनुसार तो अब जो डेपुटेशन पे अधिकारी जो डॉक्टर आने हैं उनकी तैनाती 1-2 दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो तैनाती नहीं हुई है। अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश जो है आए नहीं है। अभी तक जितने भी कोई संभावित मरीज आ रहा है हॉस्पिटल में, तो उनको अगर लग रहा है कि ये स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो सकता है, तो उसका सैंपल जांच के लिए शिमला भेजा जा रहा है। जबकि यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके पीसीआर लैब बनाई गई है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन ना होने के कारण जो है यहाँ पर टेस्ट की सुविधा जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो अब इंतजार है कि कब तक जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ पर। चलिए वीरेंद्र, एक बार मैं आपको रोकना चाहती हूँ। सीएमओ मंडी जीवान चौहान मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं से हम जान लेते कि क्या विभाग की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों को फायदा मिल सके। चौहान साहब, जानना चाहते हैं आपसे क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो डेपुटेशन पर वहां विशेषज्ञ भेजने की बातें हो रही, कब तक लोगों को विशेषज्ञ मिल पाएगा कि शिमला उनकी रिपोर्ट न जाकर वहीं पर इलाज हो जाए? ऐसा है कि जो विशेषज्ञ की जहां तक बात है, हमें कल ही शाम को विशेषज्ञ ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है पीसीआर लैब में। मेडिकल कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ज्वाइन कर गई है कल 4:30 बजे जी। ठीक है। जहां तक पीसीआर लैब का सवाल है, क्योंकि पीसीआर लैब जो थी मेडिकल कॉलेज के अंडर थी, और जैसे ही 20 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट हो गया यहाँ से नेरचौक, तो यहाँ से सारा स्टाफ वहां चला गया। और पीसीआर लैब के लिए जो रीएजेंट होता है, वो रीएजेंट की शॉर्ट एक्सपायरी होती है, इसलिए वो रीएजेंट इस साल नहीं खरीदा गया था। तो उसके लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं और कल तक रीएजेंट भी यहाँ पहुंच जाएगा। जहां तक मौत का सवाल है, हमारे पास अभी तक मंडी हॉस्पिटल में ऐसा कोई केस नहीं आया है स्वाइन फ्लू का, लेकिन जो हमारे केस जिनकी डेथ हुई है वो पहले ही शिमला एडमिट थे, हमारे पास वो लोग आए नहीं हुए हैं। जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इस बीमारी के कारण या जिनके हमें लक्षण लगते हैं कि वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, उनका हम सैंपल लेके अपनी गाड़ी में खुद शिमला भेज रहे हैं और खुद टेस्ट लेके उनका वापस लेके आ रहे हैं। और लेकिन 1-2 आप दिनों जो में कर रहे हैं कोशिशें, उसमें कितना वक्त लगता है? और आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या आंकड़ा है आपके पास स्वाइन फ्लू से ग्रसित जो लोग उस इलाके में हैं, जिले में हैं? स्वाइन फ्लू से इस जिले में जहां तक सवाल है, जहां हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा है, 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। 2 की आईजीएमसी शिमला में हुई है और 1 की टांडा में हुई है। और ठीक है जी। और 3 पेशेंट हमारे, तीनों जो पेशेंट है वो सीधे शिमला में ही एडमिट है, अंडर ट्रीटमेंट है, जो स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव केस है हमारे पास 3। 2 केस हमारे मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिल थे, जिनके लक्षण स्वाइन फ्लू जैसे लग रहे थे। उनका सैंपल भी जो था 2 दिन पहले शिमला भेजा गया था, उनमें से 1 का नेगेटिव आया, 1 का पॉजिटिव आया और अंडर ट्रीटमेंट है। 1 पेशेंट कल रात को मेडिकल कॉलेज टांडा में रिपोर्ट हुआ है, जो मेडिकल कॉलेज नेरचौक में, जो रात को ही रेफर कर दिया गया है, पीजीआई हो गया है, लेकिन उसका सैंपल लेके मेडिकल कॉलेज नेरचौक ने उसको शिमला के लिए गाड़ी में सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। अभी तक मंडी हॉस्पिटल में ऐसी कोई
पेशेंट रिपोर्ट नहीं किया है जिसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो हम उसका सैंपल लेके, जब तक हमारे पास लेबोरेटरी स्टार्ट नहीं होती है, हम उसका सैंपल खुद लेके 24 आवर के अंदर टेस्ट रिपोर्ट जो है ले आएंगे। और ट्रीटमेंट जो है हम सब कुछ स्टार्ट कर दे रहे हैं जिनको हमको स्वाइन फ्लू के ये लक्षण लग रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका जीवनानंद चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र भारद्वाज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही है कि राहत वहां लोगों को मिलेगी जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं या संभावित हैं, उनको भी वक्त पर रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं सरकार की कई योजनाएं भले ही फाइलों में धूल फांक रही हो, लेकिन अगर वो योजना धरातल पर आकर भी धूल फांकने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। प्रदेश के कई इलाकों के लोग बसों की कमी झेल रहे हैं और सरकार अपना रोना रोती रहती है, लेकिन हिमाचल के बस डिपो में कई बसें धूल फांक रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और अपने नुमाइंदों की नीति और नियत का सच जानिए। जहां केंद्र हिमाचल प्रदेश या किसी भी प्रदेश के समूल विकास के लिए वित्तीय मदद करता है, उसके साथ ही साथ वो कई ऐसे संसाधन भी मुहैया करवाता है जिससे कि आम जनता को लाभ मिल सके। लेकिन कई बार वो आम जनता को लाभ के लिए दिए गए संसाधन कहां जंग खाते हैं, इसकी बानगी हम आपको हिमाचल पथ परिवहन निगम के इस बेड़े में दिखा रहे हैं। जो कभी मान था आज अपमान क्यों नजर आता है? जो एक सरकार में देश में वाहवाही लूट रहे थे, आज वो कोने में क्यों धकेल दिए गए? दरअसल साल 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के कुछ शहरों को जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन यानी JNNURM के तहत कई सौगातें दी, जिसमें से कई नामी कंपनियों की नई लुक की बसें हिमाचल ने साल 2014 में खरीदी और जमकर चलाई भी। जैसे JNRUM का बड़ा प्रोजेक्ट बना के हमने दिया था और उसकी एप्रिसिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी कि हिमाचल से बाकी राज्यों को सीखना चाहिए और वो बसें चलना चाहिए। मेरा एक एलिगेशन है इस सरकार के ऊपर कि इसके जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, वो लोग जानबूझ करके प्राइवेट ऑपरेटर को फायदा देने के लिए इन बसों को बंद करके बैठे। बदलते वक्त के साथ बसों में तकनीकी खामियों और हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर सवाल उठते रहे। बसों की खरीद में घोटाले की बातें की गई और अब इनमें से 300 से ज्यादा बसें धूल फांक रही है। और इनको लगता है कि हमने गलत किया तो इंक्वायरी करें और हमें अंदर ठोकें, और नहीं है तो अपने आप लोगों को, जब हम आएंगे हम इनसे हिसाब लेंगे कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। पूर्व मंत्री खुली चुनौती दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कार्रवाई बनती है तो की जाए, जबकि HRTC के अधिकारियों की अपनी दलीलें। देखो, JNRM की कुछ बसें हमारी चल रही हैं, बाकी जो जब भी हमारे को जो बाकी रूट परमिट है जब मिलेंगे तो हम उन गाड़ियों को फिर से चलाएंगे। एक सरकार में बसें खूब चली तो दूसरी सरकार के आते ही कई खामियां सामने आ गई। माजरा जो भी रहा हो, लेकिन सच यही है कि आम आदमी के टैक्स से ली गई ये बसें आज सिर्फ धूल फांक रही है। करोड़ों रुपए खर्च करके इनको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तो पहुंचा दिया गया, लेकिन आज ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि सरकार ना तो इसके लिए परमिट मुहैया करवा पाई है और ना ही इसे सड़कों पर उतार सकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े संसाधन क्या यहां पर खड़े खड़े जंग खाते रहेंगे या फिर किसी के शादी विवाह और सरकार की रैलियों को ढोने के ही काम आएंगे। धर्मशाला से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। तो योजना बड़ी थी, लेकिन अब ये करोड़ों की बसें धूल फांक रही, किसी का फायदा नहीं है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व परिवहन मंत्री हिमाचल के GS बाली। GS बाली जी, जानना चाहते हैं ये योजना अधर में कैसे अटक गई है, और आपको हम सुन भी पा रहे थे, आपका आरोप वर्तमान सरकार पर, अगर घोटाला नजर आता है जांच करवाएं। क्या लगता है आपको, माजरा क्या है? मैडम, मुझे पूरी आपकी खबर सुनाई नहीं दी। आप किस बारे में मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, रिपीट करें। जो HRTC के बेड़े में जो बसें खड़ी हैं, 300 बसें हैं, परमिट नहीं मिला अधिकारी कहते हैं, और वो धूल फांक रही हैं। आपने कहा कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। अगर लगता है पिछली सरकार में कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करवाएं, सरकार वो भी नहीं कर रही। मैं मैडम वही बात को आज फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ये सरकार की लेथार्जी है और कुछ लोगों को लाभ देने के लिए ये उनको परमिट नहीं दे रहे हैं। इनको परमिट देना चाहिए, और अगर किसी अधिकारी ने कोर्ट में कुछ गलत लिख के दिया तो उसको ठीक करें।
और कृपा करके इन बसों को चलाएं। लोगों को कम किराए पे जो हमने सुविधा दे रखी थी उस सुविधा को दोबारा दें, ताकि लोगों को एक जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो मिले। और इतना बड़ा एसेट जो है, इतनी सारी बसें जो इनको मिली हुई हैं, वो धूल ना फांके। वहाँ पे ये तो इट्स ए टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट प्लानिंग। तो हम तो इतना ही मैं तो कहूँगा कि इनको तुरंत इसके ऊपर ये और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप इंटरवीन करें और उसका पता लगाएं कि क्या उसका कारण है कि अपने क्लस्टर में क्यों नहीं चल सकती हैं। अपने क्लस्टर में चलाएं, लोगों को सुविधा दें उसकी। लेकिन क्या आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोशिश होगी सरकार को जगाया जाए इस मसले पे, कम से कम उनको बताया जाए कि ये आम लोगों की सुविधा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़कों पर दौड़ सकती हैं बसें अगर सरकार चाहे तो? अगर आज आपके चैनल से मार्फत से हम उनको ये चिता रहे हैं, कह रहे हैं कि कृपा करके चलाइए। अगर उनको लगता है कि हमने कोई गलत काम किया, इंक्वायरी करें और उसके ऊपर हमें दंडित करें, मगर अच्छा काम करने का सर जो है ऐसी नहीं मिलना चाहिए कि वे लोगों के, ये सारी बसें चलती थी, ये सारी बसें चलती थी और प्राइवेट ऑपरेटर जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पूरी करने की बात कही थी, वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और वो उसके ऊपर जो है इनको कार्रवाई करते हुए इन बसों को चालू करना चाहिए। और अपने अपने क्लस्टर में तो चलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने किसने कहा है कि क्लस्टर में ये बसें नहीं चल सकती? हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं जीएस बाली जी की दिक्कत कहाँ है, आपको क्या लगता है? दिक्कत सोच में है, दिक्कत इसमें है कि आम आदमी को फायदा ना हो जाए। गरीब आदमी को जो हमने महिलाओं को 25% कंसेशन दी हुई थी, वो अब आप अपनी इनएफिशिएंसी को ऐसे छुपाना चाहते हैं कि आपने अभी तक जिनसे बसें ली हुई उनके बसों के पैसे नहीं देते, है ना। जिनसे आपने जो तेल महंगा हुआ तो किराए बढ़ाए, तेल सस्ता हो गया तो किराए फिर भी बढ़े हुए हैं। तो ये सारी बातें चलती नहीं है, लोग हर चीज को नोट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व परिवहन मंत्री हिमाचल के जीएस बाली और हमने वर्तमान परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन बसों पर ताकि आम लोगों को राहत मिल पाए, लेकिन अब ये अड़चने कब तक जारी रहेंगी और इस पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो कब तक चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाहौल वासियों के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में अब मुसीबत है और ये इम्तिहान भी है। हिमाचल में आज फिर मौसम ने करवट ली है। कई हिस्सों में घने बादल छा गए हैं, जबकि मौसम में 7 फरवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। वहीं प्रशासन की ओर से पर्यटकों को ऊंची जगहों पर न जाने की हिदायत भी दी गई है। कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी आपदा से निपटने के लिए 1077 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। और इस वक्त मनाली से मेरे सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन से जुड़े हैं ताजा जानकारी के साथ। सचिन, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, फिलहाल मौसम कैसा है वहां पर और जो चेतावनी पर्यटकों के लिए भी है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, बात करें यदि पर्यटन नगरी मनाली, तो मनाली में पिछले 2 दिनों तक जो है अच्छी खासी धूप खिली थी, लेकिन उसके बाद जो है आज सुबह से मौसम ने एक बार फिर से यहाँ पे करवट ली है, जिसके कारण जो इसमें घाटी में बादल छा चुके हैं। हालांकि जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, रोहतांग दर्रा व इसके आसपास की चोटियां, तो वहां पे जो है बर्फबारी का जो है वो दौर, यहाँ पे हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि मनाली में इसमें जो बादल छाए हुए हैं, अगर मैं इसमें दृश्य दिखाना चाहूंगा तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इसमें भी जो हल्की जो बादल यहाँ पे छाए हुए, पूरी घाटी जो बादलों से घिर चुकी है। हालांकि जिस तरह की बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, तो उससे यहाँ की जो जनता है उन्हें काफी दिक्कतों जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की जो बर्फबारी यहाँ पे हो रही है,
तो उससे जो मनाली जिले की जो स्थानीय जनता है उनकी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पानी है वो अधिकतर जमता जा रहा है, फिर वो चाहे जिला लाहौल स्पीति हो या फिर मनाली हो। क्योंकि अगर बात करें हम जिला लाहौल स्पीति की, तो वहां पे अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे जो विद्युत आपूर्ति जो वो ठप पड़ी हुई, क्योंकि पानी का जो है वो जमता जा रहा है, जिसके कारण जो बिजली उत्पादन था उसकी क्षमता में जो उसमें कमी आई है, तो जिसके कारण जो कई वहां के गांव है वो अभी अंधेरे में डूब चुकी है। इसके अलावा जो है पानी लगातार जमता जा रहा है, तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं काफी समस्या जो यहाँ के जो स्थानीय जनता है उन्हें आ रही है। अगर मैं मनाली की बात करूं तो मनाली के जो ऊपरी इलाके हैं तो वहां पे भी जो है इस तरह की जो समस्या सामने आ रही है, क्योंकि पानी जो लगातार माइनस तापमान होने के कारण सड़कों पर जम रहा है, और इसके अलावा जो कई सड़कें अभी भी बाधित पड़ी हुई है, और इसके अलावा अभी भी जो है विद्युत आपूर्ति कई जगहों पर बाधित है। हालांकि जिस तरह मौसम ने फिर से यहाँ पे करवट ली है, तो इससे ये लग रहा है कि अभी जिस तरह की जो ये मौसम करवट लेते जा रहा है, तो इससे जो अभी यहाँ जो मुसीबत है वो अभी टली नहीं है, और ज्यादा जो दिक्कतें यहाँ पे यहाँ की स्थानीय जनता को आ सकती है। क्यों? हालांकि बात करें हम पर्यटन कारोबारी व बागवानों की, तो उनके लिए वो उनका मानना है कि ये बर्फबारी उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जिस तरह जितनी अत्यधिक बर्फबारी यहाँ पे होगी उतना ज्यादा जो पर्यटक मनाली घूमने आएगा, और इसके अलावा जो बागवान है उनको जो है सेब की जो पौधे हैं उसको जो इस बर्फबारी से काफी फायदा मिलेगा। हालांकि एक तरफ अगर हम बात करें तो जहां ये बर्फबारी एक तरफ से जो पर्यटन कारोबार और बागवान के लिए जो फायदेमंद साबित हो रही, तो वहीं जो दूसरी जनता है, घाटी की जनता, चाहे वो फिर जिला लाहौल स्पीति की जनता हो या फिर मनाली की जनता हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं बर्फबारी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी जो है अब आने वाले दिनों में जो एक बार फिर से जो है अलर्ट जारी किया गया है, उससे जो है अब एक बार फिर से जो मुसीबत यहाँ पे आने वाली, हम कह सकते हैं कि जिस तरह का मौसम यहाँ पे खराब हो रहा है, तो उससे फिर से एक बार घाटी में बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। जिससे चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के। तो मौसम वहां पर बदल चुका है और ये आफत का सबब भी बन गया है। लगातार बर्फबारी, एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रशासन के इंतजाम भी नाकाफी वहां पर साबित हो रहे हैं।